ये बोल हाँ, ये हटा दे, कुछ धब्बा सा आ रहा था। शुरू करते हैं आज का सेशन। वीडियो और ऑडियो अगर दोनों क्लियर है तो यस लिख दीजिए। ऑलराइट, फाइन। आज मेरे ही सिस्टम में इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे बार बार रीअश्योर करना पड़ रहा है, और अभी सेटअप में भी इसीलिए टाइम लग गया। द सेकेंड सेटअप डिड नॉट वर्क। ओके, लेट्स यू हैव ऑलरेडी हैड अ वेरी एग्जॉस्टिव सेशन एंड वंडरफुल सेशन। तो इसलिए जो है अगले 30 to 45 मिनट्स ओनली इंटेंसिव, और बहुत सारा टेक अवेज जो है, हम बहुत सारे पॉइंट्स ले जाने की कोशिश करेंगे उससे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक फॉर टुडे। पीडीएफ अभी बनने में प्रोग्रेस में है, लेकिन उसको कमी आपको उसकी कमी नहीं महसूस होने दूंगा मैं, आप चिंता नहीं करिए। इसमें डायग्राम्स बनते रहेंगे और आप सीखेंगे भी कि कैसे जो है वहां ड्रॉ करेंगे आप अपने उस पर। तो देखिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है, हम आज उसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट जो है वो क्या होता है। ओके, और टॉपिक हियर इज एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ये कोई लूज टर्म नहीं है, प्रॉपर टर्म है गवर्नमेंट में। इसके लिए पॉलिसी है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट को कैसे अच्छे से संभाला जाए, इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी है, और जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये रहती है, क्योंकि हम लोग मेनली क्या है, वो शब्द आप पहले ही जानते ही हैं कि हम लोग जो है वो इस बीमारी से परेशान रहते हैं। ये नेसेसरी इविल जैसा है हमारे लिए ना, जिसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आगे आज ही इसको भी पढ़ेंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है। कि भाई गवर्नमेंट अपना अकाउंट जब बनाती है और लेखा जोखा करने की कोशिश करती है, तो पाती है कि जो 100 रुपया मान लीजिए जो है उसका खर्चा है, और उसके अगेंस्ट जो कमाया गया है वो मान लीजिए सिर्फ 70 रुपए ही है। तो ये 30 रुपए का जो डिफरेंस है, ये कहाँ से आएगा? ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। आप जानते हैं कि आखिर कितने ऑप्शन है, क्या क्या ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास। एक तो रेवेन्यू साइड जो है, रेवेन्यू साइड को बढ़ाया जाए, टैक्स बढ़ा दीजिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दीजिए। नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए या तो फिर चले जाइए आप डिसइन्वेस्टमेंट करने लगी है ना भाई। देखिए, अब जब आप कंपोनेंट सारे समझते हैं तो उनका एप्लीकेशन भी तो जानते जाइए। आपको याद है ना, हमने पीडीएफ जो बनाई थी और उसमें पढ़ा था कि कैपिटल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट दो होते हैं। उसमें से जो है वो कैपिटल जो है वो डेट रिसीट, नॉन डेट रिसीट्स होती है। रेवेन्यू साइड में जो होता है, अब है ना, याद आया ना आपको। तो कुल मिलाकर अगर कुछ चेंज करना है सरकार को, तो कहाँ करेगा भाई? घूम घुमा के कैपिटल अकाउंट या रेवेन्यू अकाउंट में ही तो करेगा। कैपिटल या रेवेन्यू में ही करना है घूम घुमा के। तो या तो इस साइड का आपको कोई इंजेक्शन या दवाई ढूंढना है, या इस साइड का। सिंपल सी बात है। या तो आप अपने रेवेन्यूज जो हैं उनको बढ़ा दीजिए, या अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन्हें कम कर लीजिए। दूसरे के अलावा तीसरा रास्ता तो है नहीं। एक्सपेंडिचर चाहे मात्रा में कम कर दीजिए, चाहे उनकी इफिशिएंसी बढ़ा दीजिए, यूज एफिशिएंसी बढ़ा दीजिए। सिंपल सी बात है। ऐसे ही रेवेन्यू साइड में क्या होता है, चाहिए तो वाइडनिंग कर दीजिए कि ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे हों, या फिर डिपेंडिंग कर दीजिए कि लोग जो है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहे हों। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन थोड़ा होता है गवर्नमेंट के पास, समझे ना। तो लिमिटेड है जो ऑप्शन है इंटरवेंशन के, वो लिमिटेड होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि 30 जो है गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से, आपको बता देता हूं मैं एज अ पॉलिसी मेजर, इस साइड की जो लिमिटेशंस हैं, जो रिसीट साइड है, रेवेन्यू नहीं लिखना चाहिए, रिसीट साइड समझ लीजिए। रिसीट साइड के जो लिमिटेशंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से एक्सपेंडिचर साइड जो है उस तरफ बहुत ध्यान दिया है। और दिस इज अ वेरी 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 राइट पॉलिसी, दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी। क्योंकि मनी, जिसे कहते हैं ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। कुल मिलाकर बात यह है, ठीक। इस साइड की लिमिटेशंस जब मैं बोल रहा हूं तो आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। इस साइड की लिमिटेशन एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं, जो पहले से आप जानते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा सुन के। देखिए, समझ के इसको एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि हम
सरकार के जो है वो शूज में है मान लीजिए, और हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको टैक्स बढ़ाना है 70 रुपए। 1 मिनट के लिए बस होल्ड करिएगा। दिस इज that was this phone call. Okay, so I was saying that what are the limitations on this side? Suppose this is the receipt side, you should understand this clearly. गवर्नमेंट बजटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये मान लीजिए एक्सपेंडिचर साइड है। इस साइड की लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, मैक्रो लेवल से लेकर माइक्रो तक बहुत सारे पॉलिसी इश्यूज हो सकते हैं। किसको टैक्स कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्लेस बिफोर यू अ प्रोपोजिशन। एक हमेशा से बात होती रही है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर को टैक्स फ्री क्यों रखा गया है? क्या इसे रखा जाना चाहिए इस लेवल से, या एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाया जाना चाहिए, है ना? इस पर डिबेट चलता रहता है। या एग्रीकल्चर में कम से कम स्लैब सिस्टम कर दिया जाए, छोटे किसानों पर टैक्स ना लगाया जाए, लेकिन जो बड़े किसान हैं, गन्ने के खेत में जिनके मर्सिडीज खड़ी रहती है, अच्छी बात है, उन्होंने मेहनत करके कमाया है, उसमें कोई ईर्ष्या और एनवी की बात नहीं है, लेकिन टैक्स बर्डन वो क्या शेयर कर सकते हैं कि नहीं, इस पर बात होती रहती है। ये तो पॉलिसी इश्यूज हो गए, और पॉलिटिकल इश्यूज भी होते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हैं, व्यावहारिक बात है। फिर आप अगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखिए, मैक्रो इकोनॉमी के टर्म्स में देखिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन डिसाइड करती है, तो ये जनरल शब्द हो गया टैक्सेशन, ठीक है। इसको हम और आप किन अब क्योंकि हम और आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम आपको और आप और हम मिलकर इसको किस नजरिए से देखेंगे, ये बताइए। हम इसको इस नजरिए से देखेंगे। देखिए, टैक्सेशन को हम कैसे देखते हैं कि ये कंट्री है, मान लीजिए ये कंट्री है, अभी हाथ मेरा बैठा नहीं है इस पैड पे, ये कंट्री है और ये गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट यानी पब्लिक सेक्टर हो गया, ये मान लीजिए हमारा डोमेस्टिक सेक्टर हो गया। अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन से पैसा खींचती है, तो अल्टीमेटली जो इस सेक्टर की जो सेविंग्स हैं, डोमेस्टिक सेक्टर की जो सेविंग्स है, और ये मान लीजिए पूरी इकोनॉमी है, ठीक है, ये मान लीजिए पूरी इकोनॉमी है, तो जो सेक्टर सेविंग्स जो मार्केट मैकेनिज्म से, ध्यान से सुने मेरी बात, जो मार्केट मैकेनिज्म से जो सेविंग्स मोबिलाइज होकर इन्वेस्ट होने वाली थी, उस इन्वेस्टमेंट मोबिलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट का जिम्मेदारी किसने ले लिया? गवर्नमेंट ने ले लिया। कुल मिलाकर यही तो हो रहा है, ये बताओ, ये तो समझ रहे हो गया कि सीधी सीधी यही बात हो रही है कि टैक्सेशन के द्वारा पब्लिक की सेविंग्स को ले लेना, या किसी और स्कीम के द्वारा पब्लिक की सेविंग को मोबिलाइज करवा लेना, चाहे पीएफ में रखवा लीजिए पैसा, स्मॉल सेविंग्स स्कीम कर दीजिए। कुल मिलाकर आप सेविंग्स को जो है वो ले जा रहे हैं, ठीक है। किसी भी मेथड से अगर रेवेन्यू मोबिलाइज करवाते हैं, तो इस सेविंग को लेकर गवर्नमेंट बिकम्स द एजेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। फाइन, दैट्स फाइन, ठीक है। तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट का खुद तरीका अपने शोल्डर्स पे, उसका बर्डन अपने शोल्डर्स पे ले लेता है। ये बात सही है कि नहीं है? अब
अब इसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, समझे बात को, कि इफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट किसकी बेटर है, प्राइवेट सेक्टर की बेटर है, यानी मार्केट मैकेनिज्म की बेटर है, कि गवर्नमेंट की बेटर है? लो, हो गया क्वेश्चन, डिबेट हो गया इसी पे। तो एक बहुत बड़ा एक प्रश्न आ गया जो सरकार को विचार करना पड़ेगा इस पे, कि कितना पैसा खींचना ठीक है कि काम भी चल जाए और इस पे जो है यहाँ पर ये ज्यादा इफेक्ट भी ना पड़े। और फिर दूसरी बात है, देखिए इफिशियंसी तो अपनी जगह पे है ही, कि 100 रुपया गवर्नमेंट यहाँ से डायरेक्ट लगता और 100 रुपया आपने लगाया है, तो आप कमा पाए 105 रुपया इस पे, और ये कमा देता 115 रुपया, तो 10 रुपया चला गया ना फर्जी। और ये 10 रुपया ही नहीं गया, अब आप समझिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, अब आप समझिए, ये 10 रुपया ही नहीं गया, ये 10 रुपए का तो लॉस हुआ ही हुआ जो होना था। ये जो टैक्स कलेक्ट करने का जो कॉस्ट है या सेविंग्स को मोबिलाइज करने का जो कॉस्ट है, 1-2 रुपया वो भी तो जाएगा। आप समझे मेरी बात, कि गवर्नमेंट को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन और मोबिलाइजेशन भी खर्च करना पड़ रहा है, और हो सकता है कि कुछ ऐसा रेवेन्यू हो जो वो फॉरगो कर रही हो, इन्वेस्टमेंट है जो फॉरगो कर रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को, तो पता चला प्राइवेट सेक्टर करता तो ज्यादा बेटर होता। वी डोंट नो, दीज आर जस्ट प्रोपोजिशंस, आई एम सेइंग दीज आर जस्ट प्रोपोजिशंस, कि आपका प्राइवेट सेक्टर उतना एफिशिएंट है कि नहीं है, आपके प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स रेडी हैं कि नहीं है, और बहुत रेडी हैं। अब देखिए तीसरा एस्पेक्ट, इसी में घुसते चले जाइए, आपका दिमाग अब शार्पली काम करना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट देखिए, पहला हो गया कि एफिशिएंसी किसकी अच्छी है, दूसरा यहाँ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है कि सरकार इस यहां से पैसा उठा के कहां लगा रही है, अनदर क्वेश्चन, किसको कहां लगाया जा रहा है। एक्सपेंडिचर साइड का गेम है, लेकिन उसका फर्क पड़ता है। कैसे फर्क पड़ता है इस चीज को, कि कहीं उन सेक्टर्स में तो नहीं इन्वेस्टमेंट डाइवर्ट हो रहा है जो कि अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को डिमोट कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है ऐसा, बोल के बिल्कुल, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है, दूसरे शब्दों में सही शब्द ये हैं कहने के, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि गवर्नमेंट यहां से पूरा पैसा उठा लिया, ये मान लीजिए पूरा पैसा गवर्नमेंट ने उठा लिया और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने की बजाय, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता तो भाई रोड बनती, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर पैसा लगा रहा है इस पे और अच्छा, जो 115 सोच रहे थे हो सकता है 125 हो जाता, और अच्छे से कमाते, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करता है कि नहीं है। तो पता चला ऐसे सेक्टर में पैसा लग गया जिसमें अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर और जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज बोला जाता है इनको, इकोनॉमिक सर्विसेज में पैसा न लग के कहीं और चला जा रहा है, जो कि कंज्यूम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए, इफिशिएंसी ठीक है कि नहीं, डायरेक्शन ठीक है कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कलेक्शन कितना आएगा। इन सभी सवालों को मद्देनजर रखते हुए इसमें कोई अरे काहे रिमूव कर दिया हमको रे, होस्ट हैज रिमूव्ड, तो हम चैट कैसे देखेंगे, हम फोन पे चैट देख रहे थे। अच्छा सर तो नहीं रिमूव किया, आई एम सॉरी, हम समझा ऋतिक होगा इसलिए हम ऐसा बोल गए। 1 मिनट फिर से ज्वाइन करते हैं हम, और रिमूव अब की मत करना। रुको कहाँ है, जिस भी नाम से आ रहा हो, ये जो अब हम ज्वाइन हो रहे हैं ये हम है, तो इसको मत करना, ज्वाइन विदाउट वीडियो है ये। यू आर अनेबल टू रिज्वाइन दिस मीटिंग बिकॉज यू वर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। एक बार कलंक लग गया तो कल लग गया, फिर अब उसका कोई उपाय नहीं है। कोई बात नहीं, ठीक है, जाने दो। हाँ ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज होगा तो हैंड रेज कर देना, हम चैट इस पे नहीं, बहुत छोटा स्क्रीन है, रुक जाओ करते हैं कुछ जुगाड़। हाँ ठीक है, आ गई चैट, आ गया, डोंट वरी। ठीक, आ जाते हैं वापस, ओके। तो आप इस पूरे डिस्कशन से आप क्या समझे, आप ये समझे कि रिसीट साइड के जो है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस है और एक्सपेंडिचर साइड की भी लिमिटेशंस होती है, लेकिन इट ऑलवेज मेक सेंस कि जब ये साइड का पता है कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं शॉर्ट टर्म में, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में आप इवॉल्व नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा तो कुछ गलती हुई होगी कहीं से, डोंट वरी, कुछ गलती हुई होगी, नहीं रिमूव किया है तो कोई बात नहीं। हाँ मैं कह रहा हूँ, वापस आ जाइए, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी आइए वापस। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखिए एग्जाम्पल भी बताता हूं कि मैंने ये क्यों कहा कि इस साइड की अपनी लिमिटेशंस हैं। इस साइड की लिमिटेशंस इसलिए है, देखिए कि भाई आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लीजिए, टैक्स कंप्लायंस, ठीक है, टैक्स कंप्लायंस बिहेवियर, ठीक है, किसी भी देश की जो जनता है उसमें टैक्स पे करने के प्रति
कितनी जो है वो लालसा है या कितना उससे विरोध है, इसकी बात हो रही है। टैक्स कंप्लायंस बिहेवियर, क्या आप समझते हैं कि ये साल 2 साल 4 साल में ठीक किया जा सकता है? ये ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़े समय में ठीक की जा सके? वेरी वेरी डिफिकल्ट। ओके, इट टेक्स टाइम for the thought process of the society to develop into tax compliant society. It takes a lot of time. What is happening in Scandinavian countries? दूसरा एस्पेक्ट भी बताते हुए चलता हूं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या है आपके हिसाब से टैक्स रेट वहां कितना है? देखिए कैसे चीजें जो है वो, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कल हमने बात करते करते हमने क्या पढ़ा था कि एक लेफर कर्व होता है ना भाई। लेफर कर्व क्या होता है? अरे ये पैर ठीक नहीं, जस्ट अ मिनट। आप चैट बॉक्स में जवाब दे ही रहे हैं कि भाई टैक्स रेट और टैक्स कंप्लायंस या टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में क्या संबंध है? तो ये संबंध है कि भाई अगर एक लेवल से आप ज्यादा ले जाएंगे टैक्स को, तो फिर कंप्लायंस जो है वो कम होती जाएगी। यही हमने पढ़ा है ना। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में टैक्स रेट क्या होगा आपके हिसाब से? अगर मैं बता दूं कि वहां पर खूब कंप्लायंस है, अगर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दूं कि जो है जबरदस्त है वहां पर कंप्लायंस, तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि क्या होगा वहां पर टैक्स रेट? पार्टिसिपेट कीजिए भाई डिस्कशन में। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा, मजा नहीं आता ना फिर। लेस टैक्स रेट, मॉडरेट टैक्स रेट है कि नहीं है? लेकिन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें टैक्स रेट इज एज हाई एज 65%। उसके बाद भी जबरदस्त है टैक्स कंप्लायंस। तो क्यों लोग 65% टैक्स देने को लोग तैयार क्यों है भाई? ये कैसे हो रहा है? क्या आपका गेस क्या है? इट इज बिसाइड द टॉपिक बट यू शुड नो। 65% टैक्स पे करने को क्यों तैयार हो जा रहे हैं लोग? उसके पीछे बहुत, वही मैं कह रहा हूं आपसे, ये जो टॉपिक शुरू किया था वो ये है कि बहुत सारे ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है सोशल बिहेवियर्स हैं जिन्हें 1 2 4 साल 10 साल के जो अंतराल में उनको एकदम से पलट देना ये संभव नहीं होता है, कंसिडरिंग द स्पैन ऑफ इकोनॉमिक एम्पलीट्यूड। तो नहीं हो पाता है कई बार। ठीक है, अब देखो वहां पर क्या है, वहां पर क्या है कि मोस्ट ऑफ आवर नेसेसिटीज, मोस्ट ऑफ सिटीजन्स का जो नेसेसिटी है वो सरकार ध्यान रख लेती है। ध्यान से समझो क्या होता है वहां पर। सोशल सर्विसेज, सोशल सर्विसेज वगैरह इतना ज्यादा जो है वो बढ़िया से वहां पर स्ट्रांग है कि आपका मेडिकल, ठीक है, एजुकेशन, जितने भी बेसिक नीड्स आपकी हैं, सोशल सिक्योरिटी, इस सब कुछ सरकार खुद ही उसका खर्चा बियर कर रही है। आपको इंडिविजुअली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आपके हाथ में 35 रुपए उसके बाद भी डिस्पोजेबल इनकम छोड़ दे रही है। यू अंडरस्टैंड पॉइंट? समझ में आई बात? अनिल, वो दूसरा एस्पेक्ट है, वो देखेंगे। पहले आप इस बात को समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो सोशल बिहेवियर है बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, अगर आप टैक्स तो ले रहे हैं, ठीक है, पब्लिक से टैक्स आप खींच रहे हैं, लेकिन जो टैक्स उसका चला जाता है उसके बाद उसको अपने जो भी खर्चे बचते हैं, इतना खर्चा मान लो बचा, वो उसमें उसको लाले पड़ रहे हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, टैक्स पेमेंट करने का कोई रिवार्ड नहीं है, कोई फायदा नहीं है। यू अंडरस्टैंड कि जो है टैक्स भरने और न भरने वाला सब बराबर है क्या है? उसको भी वो भी उतनी पीड़ा झेल रहा है कोविड में, हम भी उतनी क्या फायदा हुआ है? हम भी जो है लाइन लगाए हुए हैं पब्लिक सर्विसेज के लिए, फैसिलिटीज के लिए हम भी लाइन लगाए हुए हैं। जो टैक्स एवेडर है वो भी और टैक्स जो पेयर है वो भी, दोनों बराबर ट्रीट किए जा रहे हैं। तो उससे नहीं कॉन्फिडेंस आता है पब्लिक में और टैक्स बिहेवियर उससे प्रभावित होता है। तो कहने का अर्थ है कि भैया रिसीट साइड की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, वो फटाफट फटाफट ऐसे नहीं 2 4 प्लान में बजट में नहीं चेंज हो जाती है। इसीलिए सरकार अक्सर क्या करती है कि सरकार ने फोकस किया कि कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी लिमिटेड रिसोर्स और टाइम है उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि अपना जो एक्सपेंडिचर साइड है, हमारा जो एक्सपेंडिचर साइड है उसको ठीक कर लेते हैं। तो एक्सपेंडिचर साइड इसलिए चुना गया और इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपेंडिचर मैनेज, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी सरकार की होती है। ठीक है, अब सवाल आता है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात करते समय अब कुछ डेंस कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आ रहे हैं, इसलिए आप सब लोग यहां वहां अगर लेटे हो, पड़े हो या दाहिने बाएं बात कर रहे हो, छोड़ देना उसको, सॉरी, ठीक है, उसको
उससे आप अपने आप को अलग कर लीजिए और तैयार हो जाइए थोड़ा जो है इंटेंसिव कॉन्सेप्ट्स के लिए, और मैं स्पीड से इसको खींचूंगा, इसलिए तैयार रहिएगा। ओके, चलिए भाई देखिए, अब सबसे पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात करने से पहले कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा। यानी हम अगर पॉलिसी मेकिंग में हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस क्या है। नंबर 1 यह है कि सिर्फ व्हाट तो पता ही है कि क्या किया जाना जरूरी है, ठीक है, व्हाट हमको पता है, लेकिन इस बात पर भी विचार करना चाहिए सरकार को कि हाउ, उस चीज को अचीव कैसे करना है। इसका क्या अर्थ हुआ कि क्या वाकई गवर्नमेंट का जो रोल है वो डायरेक्टली इकोनॉमी में, पहला क्वेश्चन, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि गवर्नमेंट को किस लेवल तक अपने आप को इकोनॉमिक सिस्टम में इन्वॉल्व करना है। ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वन शुड आस्क। क्या गवर्नमेंट को एग्जीक्यूशन में पढ़ना चाहिए, या जो लोग हमसे ज्यादा, गवर्नमेंट से ज्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनका सिर्फ हमें प्रमोशन करना चाहिए। ठीक है, तो एग्जीक्यूशन वर्सेस प्रमोशन, पहली चॉइस ये हो गई। दूसरी चॉइस क्या है कि हमें खुद पढ़ना चाहिए या सिर्फ हमको प्रमोशन एंड रेगुलेशन, ऐसे लिख लीजिए। तो एक तरफ है कि हम खुद एग्जीक्यूट करें उस प्रोजेक्ट को, दूसरा है कि हम उन्हें प्रमोट करें, जो लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन उसे रेगुलेटेड भी रखें। ऐसा नहीं है, हम समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के सहारे भाई इंडिया में बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं छोड़ी जा सकती है किसी भी कंट्री में, तो इसलिए फिर उन्हें रेगुलेट भी रखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इस प्रकार आप अपने कुछ, जिन्हें ये सब टर्म्स आपको एग्जाम में लिखने हैं, इसलिए मैं लिखने में समय दे रहा हूं। सोशली डिजायरेबल गोल्स अपने तय कर लीजिए, ठीक है, सोशली डिजायरेबल गोल्स तय कर लीजिए, और उसके बाद आपकी जो लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं, वाजिब जो चिंताएं हैं गवर्नमेंट की, वो तय कर लीजिए। इन दोनों का फ्रेमवर्क बना लीजिए। इस फ्रेमवर्क के द्वारा ही आप उन्हें प्रमोट भी करते रहिए और रेगुलेट भी करते रहिए। तो आपका फंडामेंटल क्वेश्चन ये हो गया कि क्या वाकई सरकार को इसमें कूदना पड़ना चाहिए। हाँ, अगर इतना ही जरूरी है, यानी पब्लिक गुड्स, अगर सच पूछो तो भाई पब्लिक गुड्स को छोड़ के, क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक गुड्स को छोड़ के सरकार को किसी और चीज में पढ़ना चाहिए। समझे बात? पब्लिक गुड्स सभी को याद होगा आई थिंक। तो एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है कि भाई इसमें जुड़ जाता तो ज्यादा, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पब्लिक गुड्स हो गए टू प्रमोट सोशल इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, पब्लिक गुड्स। और क्या कहा जाता, हाँ एक चीज और रह गया, मेरिट गुड्स। पब्लिक गुड्स तो आप लोग जानते ही हैं। ये मेरिट गुड्स क्या होती हैं? व्हाट आर मेरिट गुड्स? कोई बता दे चैट बॉक्स में, लगा के देखा जाए। तो कहने का मतलब पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के अलावा सरकार को किसी में नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना नहीं चाहिए का मतलब डायरेक्टली उसे एज ए प्लेयर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पर्दे के पीछे रहकर आप उसे गवर्न कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। दैट शुड बी द रोल ऑफ, जो अच्छा कर रहे हैं उन्हें प्रमोट कीजिए और जो दाहिने बाएं हो रहे हैं उन्हें रेगुलेट कीजिए। दैट शुड बी द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट मोर देन दैट। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया भाई, ठीक है। मेरिट गुड याद आया किसी को? अरे भाई, कई ऐसी वस्तुएं नहीं होती हैं जिनको सरकार चाहती है कि उनका इस्तेमाल बढ़े, तो उन्हें भी सरकार प्रोवाइड कराती है भाई, कम दाम पे या अदरवाइज या किसी इंसेंटिव के तौर पे। तो मेरिट गुड्स वो होते हैं जिनको सरकार, जिनका उपयोग या उपभोग कह लीजिए, उनको जो है वो उनकी उस पर कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, ठीक है, कंज्यूमर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, यानी मार्केट मैकेनिज्म जो है कि कंज्यूमर मार्केट ये डिमांड कर रहा है, मार्केट ये नहीं डिमांड कर रहा है, ठीक है, उस पर नहीं जाती है सरकार। सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाती है कि ये आपको करना ही है, ठीक है। जैसे सरकार, एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए ओपन डेफिकेशन है, ठीक है। ओपन डेफिकेशन क्या हुआ? सरकार चाहती है कि ओपन डेफिकेशन नहीं हो,
तो उसके लिए क्या होगा, कम दाम पे जो है टॉयलेट बनवा देगा, सब्सिडाइज रेट पे टॉयलेट घर में बन जाएगा, इस तरह की जो चीजें हो जाएंगी, ठीक है, या अस्पताल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, स्कूल हो गया, यू गॉट माई पॉइंट। तो इस तरह की चीज जो सरकार चाहती है कि आप इनका उपयोग करिए भाई, राइट, ओवरऑल जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और वेलबींग के लिए जिनको जरूरी समझा जाता है, उन्हें आप कह सकते हैं कि मेरिट गुड के जो है एक्सटेंडेड डेफिनेशन में आते हैं। जैसे मिड डे मील स्कीम भी तो चल रहा है, मिड डे मील स्कीम ही ले लीजिए, वैक्सीनेशन भी ले लीजिए, चलिए फाइन, हेल्थ नेसेसिटी है लेकिन उसे भी ले लीजिए। तो दे रिजेंबल द डेफिनेशन ऑफ मेरिट गुड्स। तो क्या समझे हम यहां तक कि भैया पब्लिक गुड प्लस मेरिट गुड, पब्लिक गुड्स और मेरिट गुड्स के अलावा सरकार को क्या इसमें पढ़ना चाहिए, ये प्राइमरी क्वेश्चन हो गया। अगर उत्तर आता है हाँ, कि हाँ भाई इस चीज में पढ़ना चाहिए, तब अब अगले कुछ सवाल जो है वो पैदा होते हैं। और अगला सवाल क्या है कि तब भैया आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किस चीज की साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप जो डिसीजन लेने जा रहे हैं उसका मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट का क्या अर्थ हुआ, एग्जांपल ले लेके देख लेते हैं, मजा आ जाएगा, ठीक है। जैसे पहली चीज तो ये ध्यान रखें आप भाई, कलर बदलते हैं, और हाँ, पहली चीज ये ध्यान रखिए कि आपके जो एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं वो उसी रेट से बढ़ने चाहिए, ठीक है, जिस रेट से आपकी नॉन डेट रिसीट्स बढ़ रही हैं। क्या ये बात आपको जो है समझदारी वाली लगती है कि नहीं लगती है, बताइए। आप एक्सपेंडिचर उसी हिसाब से भाई अपना बढ़ाइए, आप एक्सपेंडिचर का अपना अपर लिमिट ऐसे सेट कीजिए कि जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से एक्सपेंडिचर को आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए। समझे, ये नॉन डेट क्या लिखा हुआ समझ गए ना, कि उधारी ज्यादा ले लो तब तो मैच कर ही जाएगा। अरे भाई सिंपल सी बात है कि आपका एक्सपेंडिचर 100 था पिछले साल और इस साल आप कह रहे हैं कि 120 हो जाएगा, जबकि कमाई जो 80 थी वो 80 के 80 है। तो हम 80 से ही कंपेयर करेंगे कि आपकी इनकम तो बढ़ी नहीं है तो एक्सपेंडिचर काहे बढ़ा रहे हो, हम ये सवाल पूछेंगे। अब आप डेट इसीलिए कहते हैं कि नॉन डेट, ये आप ना बताइए उसके जस्टिफिकेशन में कि भाई बाकी का जो चीज है ना, जो ये 20% बढ़ा तो हम इसको 16 रुपए लेके 96 कर देंगे, तो ये भी 20% बढ़ गया। तो बोले 16 रुपए वो आएगा कहां से, बोला बोरो कर लेंगे। बोले नहीं नहीं, यही तो कह रहे हैं हम, बोरो नहीं करना है ना, आप प्योरली ये बताइए कि नॉन डेट रिसीट्स आपकी कितनी है। तो बोला वो तो 80 ही है अभी भी। बोला हाँ, तो उसी के हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर 100 ही रखना चाहिए, सच पूछिए तो। बहुत परेशानी है तो 100 105 कर लीजिए, बस, इससे ज्यादा नहीं, कहने का। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ये पॉइंट आप समझ गए कि आपके जो ग्रोथ इन एक्सपेंडिचर है वो आपकी प्योर बिना डेट वाली जो रिसीट्स हैं, जिस रेट से वो बढ़ रही हैं उसी रेट से आप एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, उससे ज्यादा मत बढ़ाइए। चादर वाली बात है कि कौन सा वो बढ़िया सा आपने, हमारे जगजीत सिंह साहब की गजल है बहुत ही अच्छी, और उसमें बहुत अच्छी लाइन यूज हुई है कि जो है, ऐ खुदा रेत के दरिया को समंदर कर दे, ऐ खुदा रेत के दरिया को समंदर कर दे, या छलकती हुई आंखों को भी पत्थर कर दे। ये ओपनिंग लाइन है और उसके बाद इसका अंतरा है कि और कुछ ज्यादा की दरकार नहीं है मुझको, मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। तो चादर, वो कहते हैं हमारे यहाँ कहावत है ना कि उतना ही पैर पसारिए जितनी आपकी चादर हो, वही वाली बात है। ये जो पहला पॉइंट है कुल मिलाकर वही बात कह रहा है कि जो है आपकी जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारिए, ठीक। लेकिन डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या है कि पहले पैर पसार देते हैं, ठीक है, और उसके बाद चादर को खींचने, यही डेफिसिट फाइनेंसिंग है हमारे आपके आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। मैक्रो इकोनॉमी का पहला कंसिडरेशन है कि भैया उतना ही करिए, बढ़ाइए जितना जो है हम उसे संभाल सकें, भाई उतना ही आप एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसिडरेशन का है वो ये है कि बोरोइंग जो है अगर करनी ही पड़ रही है इसके बावजूद भी, तो आपको क्लियरली ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की जो है वो बोरोइंग का क्या इफेक्ट होता है। एग्जांपल लेते हैं, डोमेस्टिक, फॉरेन।
ठीक है, डोमेस्टिक और फॉरेन बोरोइंग का किसका क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है, जरा लगाओ दिमाग लगाओ भाई लोग। डोमेस्टिक बोरोइंग की बात करते हैं, चलो आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं मैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बहुत अच्छे समझ लीजिए, इसमें सबका रिवीजन हो जाएगा। अब जितना मैक्रो इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, यही शानदार चीज है पब्लिक फाइनेंस की, कि इसमें सबका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर हम डोमेस्टिक सेविंग्स की बात करें तो डोमेस्टिक सेविंग का पहला इफेक्ट क्या होगा, डोमेस्टिक बोरोइंग का पहला इफेक्ट क्या होगा। देखो ये मार्केट है, एकदम सही बात है। मार्केट में से पैसा अगर गवर्नमेंट उठाने लगेगी, सबको याद आ गया होगा, तो मान लो इतना पैसा मार्केट में था और पूरा का पूरा गवर्नमेंट ने उठा लिया, तो गवर्नमेंट अगर पैसा ज्यादा उठा लेगी तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी तो भाई इतना उठाए, फिर और खींचते गए, मान लीजिए इंस्टॉलमेंट में आप पैसा खींचते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे इस चीज की आप मार्केट से सप्लाई खत्म करते जा रहे हैं, कैपिटल ही तो है मार्केट में से कैपिटल आप खींचते जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं, तो हर सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट पे, अभी अभी मत, अभी दौड़ो मत, हर सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट जो अगली 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 बार जब आप जाएंगे मार्केट में, तो कैपिटल महंगी होती जाएगी ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या है भाई, कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा कि नहीं, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे, ये बताओ। गवर्नमेंट सारा पैसा सक कर लेगी तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, एक बात ये। दूसरी बात ये, जो क्राउडिंग आउट आप लोग जानते ही हैं, दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि जो मान लीजिए ABCD 4 प्लेयर थे, वो पहले ऐसे बांट लेते, अब आधा वही ले गए, आधा सरकार ने लेके चली गई, तो अब इसमें ABCD सबको आधे में ही सब करना है ना। तो जो प्राइवेट सेक्टर हो सकता है, जो हो सकता है मैं कह रहा हूं, हो सकता है जिसकी एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा हो, जो ज्यादा एफिशिएंट हो, वो उस सेक्टर में जहां करना चाहता था इन्वेस्टमेंट, वो नहीं कर पाएगा, तो इंटरेस्ट रेट चाहे बढ़े। अच्छा देखो, एक बात भूलना मत कि एक तो इन्वेस्टमेंट आधा बचा है, दूसरा इनके लिए ABCD के लिए ये इन्वेस्टमेंट महंगा भी तो हो गया, ये बात समझे कि नहीं। क्वांटिटी तो कम हो ही गई, और सरकार ने ये जो किया इससे इंटरेस्ट रेट भी तो बढ़ते गए, तो अब जो मिल भी रहा है कैपिटल, वो भी महंगी मिल रही है। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा सा हिला है मेरा, समझ गया होगा, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं। तो ये दोनों नुकसान हुआ। अब ये दोनों नुकसान से क्या होगा बताएं भाई, कैपिटल कम हो जाए, एक तो डिफिशिएंट हो जाए और कॉस्टली हो जाए, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इसी पे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। जहां पब्लिक सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर जहां पे जा रहा था इन्वेस्ट करने, नहीं होगा इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सफर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सारा जिम्मेदारी तो आप उठा लिए हैं। ठीक, तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पर ये कुप्रभाव डाल सकता है, डाल सकता है। अभी हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं खाली। तो ये डोमेस्टिक जो बोरोइंग है उसकी लिमिटेशन आप समझ गए। फॉरेन बोरोइंग की लिमिटेशन बताइए भाई, फॉरेन बोरोइंग्स की क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, सोच के बताइए। सबसे बड़ी लिमिटेशन फॉरेन बोरोइंग्स की क्या है, कि उसका इनहेरेंट नेचर क्या होता है, वोलाटाइल होता है। वो वोलाटाइल होता है, आज दिया कल लेके भग लिया, सब की जो है निकाल लिया पैसा सारा, या खींच लिए, या सोवरेनिटी पर आपके जो है असर डालने लगा, वो बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, नहीं अनिल, आपको ये ध्यान रखना होगा कि फॉरेन बोरोइंग जो है वो ज्यादातर महंगी नहीं होती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। डोमेस्टिक ज्यादा महंगी होती है फॉरेन से अक्सर, अगर फॉरेन बोरोइंग्स हो तो वो ऐसा एक्सपीरियंस बताता है कि वो सस्ती होती है। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट है कि एक तो वो वॉलेटाइल होती है, दूसरा आपकी संप्रभुता पर, संप्रभुता की भी बात आ जाती है कि भाई किससे ले रहे हो, किसी दूसरे देश से ले रहे हो, किससे ले रहे हो, अपना वो कर देंगे, परेशान कर देंगे, लाओ हमारा भी लाओ, नहीं देंगे पैसा, इस सब टाइप की बात आ जाती है। दूसरा चीज जो इंपॉर्टेंट क्या है कि सब सोच के देखो कि उनको जो इंटरेस्ट पे करना होगा, इंटरेस्ट मान लो $100 लिए, इस पे मान लो साल भर के अंत में बात आई कि $10 जो है इंटरेस्ट देना है, तो उसको रुपया में दोगे इंटरेस्ट, किन टर्म्स में दोगे, किस करेंसी में दोगे इंटरेस्ट उसको, एग्जैक्टली उसको करेंसिया तो फॉरेक्स ही चाहिए होगा ना। तो आपका वैसे ही पता चला फॉरेक्स मान लीजिए स्थिति खराब चल रही है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक नुकसान ये भी तो है कि जो इंटरेस्ट जाता है वो फॉरेक्स में ही जाता है, तो उस पर भी प्रेशर पड़ेगा आपके। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। इस प्रकार से ये भी निर्णय बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाई कि हम किससे जो है वो ले रहे हैं, फॉरेन बोरोइंग्स पर डिपेंड कर रहे हैं ज्यादा, या डोमेस्टिक सेविंग पर ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं, ये इशू हो जाएगा। ठीक है, कौन सा बात हम कर रहे थे, हाँ देखो कहां पर थे, हीडिंग। कभी भी भूलिएगा मत कि आप पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं अभी तक,
हम पढ़ रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की अगर बात आए तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो पहला ध्यान क्या रखा कि क्या गवर्नमेंट को इसमें उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हुआ कि उसके मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या क्या है। अब मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट में पहली हेडिंग क्या थी कि आप एक्सपेंडिचर के ग्रोथ पर कंट्रोल रखिए। दूसरी हेडिंग क्या है कि बोरोइंग कहां से कितनी करनी है इसका ध्यान रखिए। तीसरा हेडिंग क्या है, अब आ रहा है कि कहीं हमारे द्वारा लिया गया निर्णय, अब पैसा मान लो किसी तरह से इकट्ठा कर लिए और एक्सपेंडिचर करने का मन बना ही लिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट हो जाए। कैसे इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट कैसे होगा, देखो बहुत आराम से समझो। अब तो मैक्रो इकोनॉमिक समझने लगे हो तो हम खुल के बोल सकते हैं। हमेशा हमको कंस्ट्रेंट करना पड़ता है कई बार। देखो प्रोडक्शन साइड को पकड़ लीजिए, मार्केट की प्रोडक्शन साइड और कंजम्पशन साइड। बताइए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इन दोनों पे क्या क्या असर डालेगा। इस सब का उत्तर देने लगिए तो समझिए अब आपको आ गया। अब काम भर का आप अखबार पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह, टेंशन नहीं है। अब बताइए प्रोडक्शन साइड पे क्या पड़ेगा असर क्या पड़ेगा, डिपेंड करता है ना। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का हम इफेक्ट देख रहे हैं ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का इफेक्ट देख रहे हैं। इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इस बात पे डिपेंड होता है करता है कि एक्सपेंडिचर हुआ किस सेक्टर में है, ठीक है। समझे मेरी बात को। जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, यानी इकोनॉमिक सर्विसेज भी इसको बोलते हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज यानी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सर्विसेज पे एक्सपेंडिचर नहीं हुआ और होता गया एक्सपेंडिचर बाकी चीजों पे होता गया, तो अल्टीमेटली स्थिति ये आएगी कि वही जिसे बॉटल नेक कहते हैं कि सबके पास गाड़ी तैयार है ट्रांसपोर्ट के लिए लेकिन सड़क वे नहीं है, तो बैठे हैं खड़े हैं टोल रोड पे या कहीं पे जो है जाम लगा हुआ है, सब बर्बादी हो रही है। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर नहीं हो रहा है एक्सपेंडिचर, कहीं और हो रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बॉटल नेक्स आएंगे। उससे क्या होगा, आउटपुट लो रहेगा। आप देखो ध्यान से सुनना, यहां पर एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है, ट्रिक नहीं है ट्रिकी पॉइंट है। क्या है वो, पैसा तो मार्केट में आप डाल दिए ना, समझो बात को। गवर्नमेंट ने जब बहुत सारा, अरे छोटा मोटा एक्सपेंडिचर थोड़ा, गवर्नमेंट लैक्स ऑफ करोड़ में होता है ना, तो आपने मार्केट में क्या बढ़ा दिया, लिखो चैट बॉक्स में। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर हैविली किया जाए तो मार्केट में क्या बढ़ जाएगा, आई विल वेट। आ रहा है, बहुत सही, शाबाश शाबाश। हम लोग अपने टर्म्स में क्या बोलते हैं इसको, आप तो पढ़ चुके हो। गवर्नमेंट ने क्या बढ़ा दिया, मनी सप्लाई बोलिए ना, लिक्विडिटी नहीं बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलिए। मनी सप्लाई, उसका लिक्विडिटी ठीक है, बहुत वाइडर टर्म हो गया। मनी सप्लाई बढ़ गई, बात वही है, कोई मन खराब करने की जरूरत नहीं है, लिक्विडिटी कह लीजिए या मनी सप्लाई बढ़ा दिया आपने मार्केट में। अब मनी सप्लाई तो बढ़ गया है लेकिन आउटपुट, तो इन दोनों का आपस में जो संबंध, अंतर संबंध होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा कुल मिला के, ये बताओ। आप बताओ कि इसका क्या रिजल्ट होगा कि लो आउटपुट और इंक्रीज मनी सप्लाई, माल कम है और पैसा ज्यादा है, तो क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एग्जैक्टली और इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। सब लोग एग्री करते हो भाई, दिस मेक सेंस। टू मच मनी, इसको क्या बोलते हैं, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना, ठीक बात है, एकदम सही, मेक सेंस। समझ गया ना, ऐसे तिकड़म होता है चीजों का। ये सब एनालिसिस आपको आनी चाहिए, फटाफट फटाफट एनालाइज करके दे दीजिए। तो ये तो बात हो गई प्रोडक्शन साइड की, ठीक है, ये तो हुआ प्रोडक्शन साइड भाई। अब कंजम्पशन साइड पे क्या असर होगा, छोड़ने वाले नहीं इतना आसानी से। हाँ बताइए भाई, कंजम्पशन साइड पे क्या असर होगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का। ये हुआ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मान लीजिए किया गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंजम्पशन साइड में, यानी पब्लिक के साइड की बात हो रही है, आपने देख ही लिया। अब पता चला एक्सपेंडिचर आपने किधर किया, किन लोगों पे किया, जिनका एक शब्द है याद रखिएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है। यानी कहने का अर्थ क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का अर्थ यह होता है कि अगर इनके हाथ में पैसा एक्स्ट्रा दिया जाएगा तो ये कंज्यूम कर डालेंगे। ऐसी पॉपुलेशन कौन होगी, जरा एग्जांपल बताओ। कौन है वो जिसको पैसा मिले तो उसके पास ऑप्शन नहीं है कि उसका सेविंग कर सके, उसको कंज्यूम करना ही पड़ेगा। किस तरह की पॉपुलेशन होगी, कौन से वो लोग होंगे, कौन सा वर्ग होगा समाज का,
जिसको पैसा मिल भी जाए तो वो सेविंग थोड़े कर पाएगा, सेविंग करके इन्वेस्टमेंट थोड़े कर पाएगा, तो कंज्यूम कर डालेगा। लो इनकम ग्रुप कह सकते हैं ना भाई, जिनके पास डिस्पोजेबल इनकम पहले से कम है। अरे नहीं समझ रहे, डिस्पोजेबल इनकम जिनके पास कम होगी, वो जो भी पैसा एक्स्ट्रा अगर मिला भी तो भी उसे कंज्यूम कर डालेंगे, उन पर कंजम्पशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। एक क्लास कम से कम, यही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल पर रेस्ट्रेंट रखिए अपने, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसे केसेस में अगर एक्सपेंडिचर होता है जिनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा है, जैसे इन्हीं को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, इन्हीं को तो कहते हैं। हम लोग तो ये तो सीख चुके हैं, वेलफेयर के लिए ट्रांसफर पेमेंट वगैरह अगर आप किए तो ऐसे ही लोगों, ऑब्वियसली ऐसे लोगों पे करेंगे जिनके पास कुछ नहीं है, सर्वाइवल इश्यूज है जिनके। एकदम सही बात है आस्तिक। तो वो क्या करेगा, वो सेविंग थोड़े कर पाएगा, वो तो पूरा खर्च कर डालेगा। तो ये किस प्रकार का एक्सपेंडिचर हुआ जा रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो वहां से चला था, यहां से चला गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट है, ठीक। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहां से चला, ऐसे ऐसे करते 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 अल्टीमेटली हुआ क्या उसका, क्या इसके तहत, इस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के तहत किसी प्रकार का एसेट क्रिएशन हुआ? नहीं हुआ, एसेट क्रिएशन नहीं हो पाया। तो एसेट क्रिएशन हुए बिना, और देखो इस साइकिल को समझो, देखो साइकिल को समझो, नहीं तो गड़बड़ा दोगे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करे, कितने तरह से कर सकता है, कैपिटल या रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर हो तो क्या बढ़ता है, एसेट। एसेट फिर क्या बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी अधिक हो जाए तो क्या होता है, आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, रेवेन्यूज बढ़ेंगे। साइकिल समझ गए? ठीक भाई, कुल मिलाकर, मतलब ऐसा बहुत एग्जैक्ट नहीं होना है, लेकिन कुल मिलाकर यही इफेक्ट होता है भाई, ठीक है। अब देखो, अगर 100 रुपया था गवर्नमेंट के पास, 70 रुपया हर खर्च किए होते, 30 रुपया हर खर्च किए होते, तो कोई बात नहीं, ये 70 रुपया लॉन्ग टर्म में, 10 साल में, 20 साल में इस 30 रुपए को भी रिकवर कर लेता और 40 ला के दे देता। समझे मेरी बात? बल्कि अपने कॉस्ट को ही पूरा रिकवर कर देता। इतना हमारे यहाँ भारत में जो है वो एंटरप्रेन्योर्स की कमी थोड़ा है, ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर प्रॉपरली होता रहे, रेवेन्यू के जो है, रेवेन्यू अपना लिमिटेड रहे, कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छे से होता रहे, तो ये साइकिल पूरी होगी। और अगर ये साइकिल पूरी होगी तो आउटपुट और आउटकम दोनों अच्छा होगा भाई, सही बात है। लेकिन आप पलट दीजिए रेशियो, मैं आपसे कहता हूं कि रेशियो आप पलट दीजिए। अगर यही का 70 कर दिया जाए, का 30 कर दिया जाए, तो आप 30 रुपए में नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली बात हो जाती है। तो टू लेस, ध्यान से सुनिए इस लाइन को, टू लेस एक्सपेंडिचर स्प्रेड ओवर टू थिन लेयर, यही हो जाएगा ना। एक मिनिमम वायबल इन्वेस्टमेंट की बात होती है कि नहीं, वो कहते हैं ना कि जो है 1-1 रुपया 10 लोगों में बांटिए, इससे अच्छा कि 5 रुपया 2 लोगों में बांट दीजिए, कि कम से कम 2 का तो पूरा कल्याण हो जाए। 1-1 रुपया देके किसी फायदा नहीं हुआ, पता चला 20% तो रिजल्ट अचीव हो जाएगा 5-5 रुपया देके। थोड़ा तो सब्सटेंशियल अमाउंट हाथ में दीजिए, वही वाला एक फंडा है, ठीक है, वही फंडा है। बहुत अनसंट कहावत है इस पर, गाँव में छोड़ देते हैं उसे। खैर, तो वापस आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एक तो कम से कम एक मिनिमम वायबल अमाउंट होना चाहिए, एक परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है, तब उसका एक्चुअली इफेक्ट देखने को मिलता है, शुरू होता है तब वो काम करना। उसके बगैर वो काम नहीं करेगा, कि मिनिमम स्टार्टिंग जिसे कहते हैं वो पोटेंशियल होना चाहिए। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल में। अब हुआ क्या है, यहीं पे बता देता हूं, चलो तब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या है, दिक्कत क्या हुई है, और मैं आपको कॉन्क्रीट एग्जांपल से बताता हूं। जब प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ करते थे ना, जब प्लानिंग पीरियड था हमारा, तो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जब हुआ करता था, तब आइडियली, यानी थ्योरी में शुरुआत जब हुई थी 1950s वगैरह में, तब थ्योरी में ये चीज रखी, जो हमने एग्जांपल दिया है ऐसे नहीं दिया है। 30 और 70 वाकई था कि 30 रेवेन्यू की तरफ जाए और 70 कैपिटल की तरफ जाए, लेकिन हुआ वही जो हमेशा सबको डर था, वही होना ही था। डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन रहा नहीं, और जो प्लान, जितना भी प्लान एक्सपेंडिचर था वो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होता गया, ये रेशियो खराब होता गया, और धीरे धीरे रेवेन्यू जो है वो ऊपर चला, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऊपर जाता गया और कैपेक्स नीचे चला गया। सबसे बड़ा कारण यही है कि इतना सारा पैसा खर्च करके भी कुछ हाथ आया नहीं। क्यों नहीं हाथ आया? इसलिए नहीं हाथ आया क्योंकि ये रेशियो जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया। इस रेशियो के हिसाब से एक्सपेंडिचर्स नहीं जो सस्टेन हो पाए।
और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू में बढ़ते हुए खर्चों का हिट किसे होना चाहिए। चले एक और साइकिल बना के बताता हूं। ये देखिए एक इक्वेशन और देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है भाई, और ये रिसीट्स हो गई, टोटल रिसीट्स हो गई। तो ये पैसा आ रहा है, जो पैसा भाई आ पा रहा है आ पा रहा है, बाकी बोरोइंग से लेना है, कहीं से भी ले रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बोरोइंग से ले रहे हैं, कहीं से भी पैसा जोड़ जाड़ के इसी पे तो खर्च होगा, घूम घुमा के इन्हीं दो पे तो खर्च होगा भाई। यस नो कुछ बोलो ताकि हमें लगे कि मतलब ऐसा नहीं कि कनेक्शन टूट गया हम बोलते चले जा रहे हो। हाँ ठीक है ओके समृद्धि, थैंक यू अभिनव। ओके देखो अब तो देखो इधर, अब इस समीकरण को, इसको गणित के टर्म्स में देखिए, ठीक है, गणित के टर्म्स में देखिए कि इस समीकरण में अगर ये बढ़ता चला जा रहा है तो हिसाब से क्या बढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के दिमाग में अगर ये बढ़ना ही बढ़ना है तो इसके हिसाब से गवर्नमेंट को क्या बढ़ाना चाहिए, ये बढ़ाना चाहिए। समझ गए बात। इसको कह लो कि जो है 80 रुपया कह लो, इसको 20 रुपया कह लो, 100 हो गया। और इसको अभी अभी ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर, नहीं वही एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, 30 और 70 एग्जैक्ट एग्जाम्पल, असली वाला ही क्यों ना लिया जाए। तो भाई गवर्नमेंट अगर ये 30 से 40 होना है, 30 से 40 होना है तो 10 रुपया जो बढ़ा है वो कहां बढ़ना चाहिए, इसको 80 से 90 होना चाहिए। फिर सीधे सीधे मैच हो गया भाई, जो रिसीट आई वो रेवेन्यू में मैच हो गया। लेकिन हुआ क्या, समझते हो, अब तो समझ ही गए होगे कि हुआ क्या। ये 10 नहीं बढ़ा कि ये 90 हो गया हो 80 से, एक के जगह पर ईमा लगा दिए पैसा लोग, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और रेवेन्यू बढ़ता गया। आप समझ गए बात। तो सारा जो कॉम्पेंसेशन बर्डन था वो इसी पे आके गिरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आके हुआ। एंड दैट इज व्हाई डिस्पाइट ऑल द ह्यू एंड क्राई, all the pandemonium with respect to economic growth and all, what actually happened ultimately, एक लेवल आकर जिसे कहते हैं इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आ जा रहा है, बार बार स्टैग्नेशन आता जाता रहा है। क्यों आता है स्टैग्नेशन, इसलिए आता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कीमत पर बढ़ा है। दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी, ये नहीं होना चाहिए, समझे। इसका सीधा सीधा उदाहरण क्या है कि कोई किसान हो जो है अपना जो, जैसे एग्जाम्पल दिए थे ना कि जो मकई जो है वो जोंधरी जिसे बोलते हैं, मकई लटकती रहती है ना, अगर उसे इतना ऐसे हालत हो कि उसे भी खा के कंज्यूम कर देना पड़े तो अगले साल क्या बोओगे फिर। समझ गए बात। आप अपने सीड, जो आपने सीड के लिए बचा के रखा था, अगर वो आपकी थाली का अनाज हो जाएगा तो फिर आप कैपिटल अपना एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर कम हो रहा है, दैट्स अ मैटर ऑफ अलार्म। ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल माना जाता है, जिसे कहते हैं केरला मॉडल। केरला मॉडल क्या है, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। इसकी क्यों इतनी तारीफ होनी ही चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत ही अच्छी चीज है ये। लेकिन क्या है, क्या केरला मॉडल, नॉट दिस वन, नॉट दिस वन जो अभी चल रहा है वैक्सीन वाला, वो नहीं। इकोनॉमी में केरला मॉडल क्या रहा है, उन्होंने क्या चुना, अपना सारा फोकस किधर लगाया, सारा ना कह लीजिए तो मेन फोकस कहां लगाया। आ रहे हो, धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हो। ठीक बात है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में खूब पैसा लगाया उन्होंने। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स से क्या हुआ भाई, क्या क्या पैदा हुआ, स्किल। स्किल से क्या हुआ, कहां गए केरला के हमारे भाई बहन, कहां गए स्किलफुल हो गए तो वो कहां गए फिर बताओ। अब इतना तो भाई मालूम होना चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो। हाँ एग्जैक्टली आदित्य, बिल्कुल सही, बहुत सही। और भी कोई लिखा है, सब एपी, हाँ सब जो भी लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं। वहां वहां गए तो वहां से कमा के क्या भेजा उन्होंने, उसको क्या बोलते हैं इकोनॉमी के टर्म्स में। अरे आ रहे सही बन जाए तो बड़ी बात है। फॉरेन रेमिटेंसेस बोलते हैं ना, ठीक है रेमिटेंसेस। तो फॉरेन रेमिटेंसेस वापस आए, खूब पैसा आ गया मान लीजिए। चलिए मान लीजिए केरला है, केरला में बाहर से पैसा खूब आ गया, बट देन व्हाट, अगर
प्रॉपर जो जिसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्विसेज, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक सर्विसेज का डेवलपमेंट साथ साथ नहीं हुआ, उसी पेस से अगर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो ये रिमिटेंसेस किसी काम के हैं नहीं। कहां लगाओगे आप इनका? उस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके लिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट ही नहीं है तो नहीं होगा। दैट वाज कंसीडर्ड कि यही एक बस एक ही लिमिटेशन है केरला मॉडल में कि जब सब कुछ तो सफल रहा, बाकी सब कुछ सफल रहा, लेकिन ये लोग जो रिमिटेंसेस आए उनका क्या करेंगे? तो ऐसा ऐसा थोड़ा है कि बहुत ही बढ़िया सा ग्रोथ, क्या केरला क्या एक इकोनॉमिक ग्रोथ का कोई बहुत आइडियल एग्जांपल थोड़ा रहा है उस समय तक, जब जिस समय का मैं स्टडी की बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली सबकी अपनी लिमिटेशंस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये वहां की लिमिटेशन मानी जाती है। ठीक है, अगला अगला मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी तक? मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको सम अप कर देता हूं, नहीं तो आदमी बह जाता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कहां पहुंचे अभी। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था बताइए? हम क्या पढ़ रहे हैं कि सॉरी हमने क्या पढ़ रहा था, हम क्या पढ़ रहे थे अभी तक कि भाई गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर अगर मैनेजमेंट करना है तो पहला डिसीजन क्या होना चाहिए? तो हमने बोला कि पहला तो फंडामेंटल क्वेश्चन ही यही है कि गवर्नमेंट का रोल क्लियर होना चाहिए कि उसमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक उसके इफेक्ट्स क्या होंगे। उसमें हमने क्या क्या देखा मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स में? बताइए भाई, नोट्स अगर बना रहे हैं आप साथ साथ, तो क्या क्या देखा हमने मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स में? ठीक है, पहला नहीं आप बोल रहे हैं, डोमेस्टिक बोरोविंग्स, फॉरेन बोरोविंग्स कितनी होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, और क्या पहला देखा हमने कि ये उतना ही बढ़े, एक्सपेंडिचर उतना ही बढ़े जितना नॉन डेट। देखो भैया एक बात समझ लो अच्छे से, ठीक है, इन दोनों में प्रोपोर्शन रहा है। आप ये सब टर्म्स लिखना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे अच्छे टर्म्स लिखने पड़ेंगे तब मिलेगा नंबर, नहीं तो ऐसा ही घसीटते रहेंगे सबके सब, ऐसा नहीं होगा फिर। हाँ, जब ये दोनों चीज हमने देख ली कि भाई अगर डोमेस्टिक और बोरोविंग करनी भी पड़े तो इस बात का कम से कम ध्यान रखा जाए कि खर्चा जब कर रहे हो तो उसका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट जो है वो ना पड़े। यहां तक आ गए, अब हम तीसरे पे आ रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि आप कहां कहां पे हैं। तो तीसरा क्या है कि उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तीसरी चीज हम ये देख रहे हैं कि उसका क्या स्वरूप हो। तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मैं आपको बताऊं, अगर एग्जांपल्स बताने पे आए तो 3 या 2 या 3 भाग में मैं उसको बांटता हूँ, सोचने लगूंगा कैसे मैं आपको समझाऊं। चलो 3 भाग करते हैं इसके और फिर समझते हैं। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 3 भाग में समझते हैं, चार्ट वार्ट देखते रहिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 3 भाग में इसको करते हैं। पहला भाग ऐसे समझिए कि गवर्नमेंट, मान लीजिए टैक्स एक्सपेंडिचर कोई करता है, ठीक है, टैक्स एक्सपेंडिचर वर्सेस अदर एक्सपेंडिचर, इसकी समझ होनी चाहिए सरकार को। एग्जांपल दूंगा मैं आपको, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए। ठीक है, आप सोसाइटी से टैक्स इकट्ठा करके, और मान लीजिए एक ये बैकवर्ड एरिया है, एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, समझिए इसको। ये पूरी इकोनॉमी है, इसमें एक ये बैकवर्ड एरिया है। ठीक है, ध्यान से सुने मेरी बात को। सरकार रेवेन्यू मोबिलाइज करवाती है ताकि इसका विकास किया जा सके, यही है ना सरकार का कुल मिलाकर क्या होता है। अब इसे रीजन कह लीजिए या कोई पर्टिकुलर वर्ग कह लीजिए समाज का, जो भी है, तो सरकार यहां से मान लीजिए टैक्स मोबिलाइज करवाती है, रेवेन्यू मोबिलाइज करवाती है, उसके बाद इसको इसी पे खर्च करके इसका जो है रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करना है, ये सरकार का चैलेंज है। अब 100 रुपया मान लो सरकार इकट्ठा करती है, ठीक है, उसके उस 100 रुपया इकट्ठा करने में मान लो 5 रुपया 10 रुपया जो है वो टैक्स लग गया, और 10 रुपया खर्चा लग गया टैक्स कलेक्ट करने का, 90 रुपया मान लीजिए सरकार का नेट हुआ। उसके बाद इसको यहाँ पे खर्च हुआ, अंततः जो है लोगों तक जो है वो जो पहुंचा चीज वो घटते घटाते पता चला 30 रुपया पहुंचा, तो क्या फायदा रह गया फिर? मोस्ट ऑफ द थिंग्स इज, जिसे कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, ज्यादातर चीज की लीकेज हो गई ना, निकल गया। दूसरा मॉडल क्या, तो बोला सरकार पूछती है कि तो करें क्या भाई, हमारे पास और क्या रास्ता है? तो बोला देखिए एक रास्ता और है आपके पास। वो क्या रास्ता है? आप एक स्कीम अनाउंस कीजिए, आप सरकार है ना, आप एक स्कीम अनाउंस करिए कि जो लोग इस एरिया में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे या इस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, घर बनाएंगे, हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे, उनको
अपनी इनकम पर जो भी इससे वो कमाएंगे उस पे कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? एग्जेम्पशन, टैक्स एग्जेम्पशन डिडक्शन, इसी को तो बोलते हैं। तो बोला सरकार इसमें जो कुछ भी इंडस्ट्री लगाएगा। अब इस समय बताओ कि सरकार का मैक्सिमम नुकसान क्या है इसमें? टैक्स का ही अमाउंट ना, जो टैक्स आ सकता था वही ना चला गया। इसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में से कहते हैं रेवेन्यू फॉरगॉन। रेवेन्यू जो चला गया, जो आ सकता था लेकिन चला गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा समझो कि सरकार ने टैक्स छोड़ दिया कि ठीक है जो कमाओगे ले लेना, टैक्स चला जाएगा। लेकिन देखो अभी 38% गया ना सरकार का, मैक्सिमम 33% टैक्स लगता ना। 100 रुपया पूरा यहां से खींच के और फिर यहां खर्च करने, इस सब की जिम्मेदारी से सरकार मुक्त हो गई कि नहीं हो गई? अब ये लोग आएंगे, इंडस्ट्री यहां पर लगाएंगे, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा, एरिया का, एरिया जो मॉडर्नाइज होगा, कम से कम मतलब आदर्श, जो आदर्श अपेक्षाएं हैं वो तो यही है ना भाई। लेकिन हम जो है क्या सरकार, लेकिन के बाद मैं जो बोल रहा हूं वो है लिमिटेशंस। क्या सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है? सरकार अपने हाथ से जब पैसा खर्च करे तो बहुत सारी चीजों सुनिश्चित कर सकती है कि इतने परसेंट इनको मिलेगा, इतने परसेंट इस लेवल को मिलेगा, ये बेनिफिशियरी सेक्शन होगा, यहां तक परकोलेट करना चाहिए, बेनिफिट इस लेयर तक जाना चाहिए, कर सकता है, ठीक। लेकिन एक बार आप जो है वो बिजनेस एंटरप्राइज के हाथ में छोड़ दीजिएगा तो क्या टारगेटिंग प्रॉपर हो पाएगी? ये तो आपका सिर्फ प्रिजम्पशन रह गया ना कि अब डेवलपमेंट होगा तो सबको तो फायदा मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ, भाई उस एरिया में डेवलपमेंट होगा। दैट्स ए लूज टारगेटिंग। तो पहले नुकसान ये हुआ कि लूज टारगेटिंग हो गई, आपकी जो टारगेटिंग थी वो खराब हो गई, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी कि आप इनको अब कंट्रोल नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अब मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से होगा तो लो लेवल ऑफ कंट्रोल की समस्या आएगी, ठीक है। आप उन्हें फिर रेगुलेट या कंट्रोल करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तीसरी चीज क्या हो गई? तीसरी चीज ये हो गई कि आप कभी इस बात का सही सही पता लगा नहीं सकते कि एक्चुअली आपको कितना रेवेन्यू छोड़ देना पड़ा और उसके बदले में वीजा वी, उसके बदले में आपके लोगों को, पब्लिक को बेनिफिट कितना मिला। जो हमने यहाँ 100 रुपया और 30 रुपया टैक्स छूट गया ये सब बोला, ये सब क्या है? थ्योरेटिकल अप्रोक्सीमेशन ही तो है। एक्चुअली पता नहीं क्या इसको टेंजिबली जो है क्वांटिफाई किया जा सकता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने से अल्टीमेटली इनकी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ा। इट्स अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट दिस थिंग, एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेनन, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। हाँ ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से और साइंटिफिक सर्वे करके अच्छे से करने की कोशिश की जा सकती है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। लैक ऑफ डेटा की समस्या, बिल्कुल सही बात है, लैक ऑफ डेटा की समस्या आएगी, दैट विल बी एन इशू। तो कुल मिलाकर गवर्नमेंट के हाथ से चीजें बाहर निकल जा रही हैं। तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? पहला पार्ट जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को चुनाव करना चाहिए कि कौन से एरिया में खुद जिम्मेदारी उठाकर जो है टैक्स वैक्स कलेक्ट करके टैक्स एक्सपेंडिचर किया जाए और कौन से में रेवेन्यू फॉरगॉन का लाभ सही लिया जाए और छोड़ दिया जाए कि लोग जो है मार्केट उसे डेवलप करें, इंसेंटिव दे दीजिए, डिडक्शन दे दीजिए और छोड़ दीजिए कि वो डेवलपमेंट के हवाले छोड़ दीजिए। पहली चीज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की पहली हेडिंग जो है वो ये है, ठीक है। दूसरी चीज बता देते हैं, ये तीन चीज समझ लीजिए फिर छोड़ देंगे, बहुत लंबा हो गया आपके लिए, कॉन्सेप्चुअली बहुत डेंस हो जाती हैं चीजें, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि चीजें जो है वो आपको बोरिंग नहीं लगे, ठीक है। एग्जांपल्स के साथ अपन पढ़ते रहेंगे। दूसरा जो डिसीजन लेना चाहिए सरकार को वो कि हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में एक अच्छा बैलेंस रहना चाहिए। दैट्स वेरी नेसेसरी कि कैपिटल और रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा बना रहे। कैपिटल और रेवेन्यू के बैलेंस से क्या संबंध है जो आप अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी के एक विशेष साइकिल मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। आप ऑलरेडी जो अभी पढ़ चुके हैं, साइकिल बनाई थी ना, वो तो आप समझ ही गए। अब देखिए क्या होता है, अगर कैपिटल के बजाय रेवेन्यू, ठीक है, कैपिटल और रेवेन्यू, अब देखो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ प्रॉपर, ठीक, आपने लिया बोरोइंग, जो ट्रैप जिसे कहते हैं बोरोइंग्स की, अगर आपने कैपिटल में लगाया होता, इसका कलर दूसरा कर देते हैं, मान लीजिए अगर कैपिटल में आपने लगाया होता तो ऐसे ऐसे जो भी साइकिल हमने अभी तक पढ़ी थी उसके अनुसार फिर आउटपुट, अल्टीमेटली आउटपुट बढ़ता, प्रोडक्टिविटी आती, आउटपुट बढ़ता और आप इसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना है वो पे कर पाते,
सही बात है कि नहीं है? इसे कहते हैं, सब शब्द जानते रहिए, डेट सर्विसिंग। इंटरेस्ट पेमेंट को आप डेट सर्विसिंग कह लीजिए, टेक्निकल टर्म है कि उस डेट की सेवा, मतलब डेट का सर्विसिंग समझ लीजिए कर रहे हैं, ठीक है। लोन लिया है तो इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना भाई, तो ये डेट सर्विसिंग की बात आ गई। तो डेट सर्विसिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर इन्वेस्ट करेंगे आप बोरोइंग को, तो संभावना है डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक। एक और चीज होती है ना, याद है सबको ये इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, याद है कि कितना पैसा लगाया और उससे कितना चीज आया। चारवाकियन फिलॉसफी लिख रहा है आस्तिकवा कि कर्जा लेके घी पियो। कुल मिलाकर ये याद है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो याद आया सबको कि 100 रुपया आप लगाते हैं तो उससे एक साल की जो साइकिल पूरी होती है तो कितना निकलता है, 110 120। आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी कितनी है ना भाई। तो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो आज नहीं 2 साल बाद 4 साल बाद जो है आउटपुट बढ़ेगा, और इस प्रकार ये अपने आप को खुद ही सेल्फ लिक्विडेटिंग जिसे कहते हैं। बहुत सारे टर्म्स बताना चाहता हूं मैं, लेकिन आप लोग प्रॉपर इंटरेस्ट लीजिए तब तो। सेल्फ लिक्विडेटिंग हो जो ऐसा डेट जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा बने और इतना मल्टीप्लाई हो जाए, पैसा इतना अच्छा साइज कमा के दे दे कि ये पूरा कर्जा इसी में जो है सर्विस हो जाए, और हो सके तो माफ भी हो जाए, गजब हो जाए, मजा आ जाए, ठीक है। लेकिन आप कलर बदल देते हैं। देखो क्या होगा अगर यही पूरा पैसा या ज्यादातर पैसा रेवेन्यू में चला गया, तो वो तो भक्त से कंज्यूम हो गया ना, खपत हो गई उसको, तो कंज्यूम हो जाएगा। तो कंज्यूम तो हो ही गया अपने साथ। क्या लिख रहे हो, क्या बताए रहे विपेंद्र, क्या पूछे हो? हम नहीं समझ पाए, कुछ पूछे हो पहले इससे? तो सवाल तो नहीं दिख रहा है तुम्हारा कोई, सवाल टाइप कर लो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो कोई एसेट फॉर्मेशन नहीं हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देने से, एसेट फॉर्मेशन नहीं हुआ तो ये तो पैसा जो गया वो गया, उसकी बात नहीं हो रही है। जो पैसा कर्जवा लेके घी खाए थे ये, उस कर्जे उसका क्या होगा, उससे क्या होगा? उसके लिए और बोरो करना पड़ेगा ना, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए भी बोरो करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि आपके इकोनॉमी में से तो पैसा आ नहीं रहा है। हाँ एग्जैक्टली, डेट ट्रैप जैसी सिचुएशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, यही कहा जा रहा है, यही कहा जा रहा है यहां पर। सेकंड हेडिंग जो आप पढ़ रहे, सॉरी सेकंड हेडिंग जो आप यहां पढ़ रहे हैं, तो पूरा गंधवा दिया है मैंने कि मजाक है। यहाँ सेकंड हेडिंग जो हम पढ़ रहे हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू का बैलेंस हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तय करते समय, वो यही बात है, आप समझ गए होंगे उसको। और तीसरा एस्पेक्ट जो देखना चाहिए जब आप कैपिटल और रेवेन्यू का जो जिसे कहते हैं कि रेशियो अपनी जगह पर है, ठीक है। मेन चीज इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। देखो फर्स्ट थिंग हो गया ये, सेकंड हो गया कैपिटल और रेवेन्यू की बात हो गई कि जो है हमारा गड़बड़ाएगा तो नहीं। और एक फालतू चीज है जो इसी पहले सोचा इसी में बता दें, फिर हम अब अलग से बता देते हैं। इसमें जो क्या है, कैपिटल रेवेन्यू का अपना आपस का डिस्टिंक्शन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक ऐसा डिस्टिंक्शन भी और होता है जो हमेशा से 50-60 साल किया गया है। वो क्या है, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। पढ़े जरूर हो गए, कहीं ना कहीं आते जाते कहीं ना कहीं टकराए हो गए इन टर्म्स में। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई टोटल जो मान लो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता था, उसमें से कितना एक्सपेंडिचर 5 ईयर प्लान्स की तरफ जाएगा और कितना बाकी तरफ जाएगा। जो बाकी तरफ हो गया उसको नॉन प्लान कहते हैं। अब देखो कैसे गड़बड़ाती है चीजें भाई, सरकार समझो इस बात को। पहली बात तो जरा तुम हमको बताओ, एक हम लाइन खींचते हैं और माना कि 1 2 3 4 5, पहला 5 ईयर प्लान यहाँ खत्म हुआ, एक फिर 1 2 3 4 5 यहाँ खत्म हुआ 5 ईयर प्लान। अब देखो सुनो ध्यान से, इस साल इस 5 ईयर प्लान के समय में, अभी समझोगे तुम क्यों मैं मुस्कुरा रहा हूं। इस 5 ईयर प्लान एक लॉजिकल फैलेसी है इसलिए, और ये भी एक 5 ईयर प्लान है। माना कि इस 5 ईयर प्लान में किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, एक्स सेक्टर के लिए 100 रुपया डाला गया कि भाई 100 रुपया हर साल इसमें जाएगा। 100 100 100 100 100 500 जा चुका है, वो 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। ठीक, 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। अब अगला नया 5 ईयर प्लान आया, क्योंकि उसमें तो पैसा पहले ही जा चुका है ना, तो एक्स का तो अब कोई होगा नहीं जिक्र यहाँ पे। लेकिन जो पैसा हर साल डालते जा रहे हैं वो तो चालू रहेगा ना, पुरनकवा। जब तक उस प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो चलता रहेगा ना। ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई?
एक 5 ईयर प्लान में आपने एक्सपेंडिचर करना शुरू किया कि पुल बनाएंगे, पुल बनाने के लिए 100 रुपया डालते गए, तब तक 5 ईयर प्लान एक्सपायर हो गया, नया 5 ईयर प्लान आया, तो नया 5 ईयर प्लान में इसका जिक्र काहे होगा? वो तो चलता चला आ रहा है ना, उसमें तो डाल ही रहे हैं पैसा, चलता चला, ये नया चीजों के बारे में सोचेगा भाई, जिसमें पुराना खर्चा लग रहा हो तो लगता रहेगा। तो अब ये बताओ कि इस लाइन पर छठे साल 6th ईयर ये जो 100 रुपया है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ, जो 5 साल तक प्लान एक्सपेंडिचर था वो छठे साल नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बन गया कि नहीं धड़ाक से? तो ये फर्जी का ही डिस्टिंक्शन तो है, झूठ मूठ में क्या डिस्टिंक्शन करना, प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। इस पर बहुत सारे क्रिटिक, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी तो हैसियत ही नहीं है, इतना इंटेलेक्चुअल रिगर नहीं है मेरा, मैं बता रहा हूं क्रिटिक्स क्या सोचते हैं। ठीक है, क्रिटिक कहते हैं कि ये अननेसेसरी का जो है डिस्टिंक्शन है, लेकिन हमारे आपके लिए, हम जो स्टूडेंट्स हैं, हम ये काउंटर क्वेश्चन भी तो करें क्रिटिक से कि इसमें कौन सा पाप कर दिया, प्लान और नॉन प्लान कर, आप कह रहे हैं कि ये अननेसेसरी है। ओके ठीक है, अननेसेसरी है डिस्टिंक्शन, वो ठीक है, लेकिन इससे नुकसान क्या है? मुकुल हाथ उठा रहा है तो एक बार देख ही लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स में जाके देखते तो इसमें नहीं दिख रहा है हैंड रेज्ड। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अभी जल्दी से खत्म करते हैं इसको, ठीक है? सवाल वाल बाद में पूछ लियो तुम लोग। इसको समझ गए हमारी बात कि आप ये कह सकते हैं, ये बात ठीक है कि भाई नॉन प्लान और नॉन प्लान का जो आपका अंतर है ये फर्जी है। तो फर्जी होने से क्या हो गया, इससे आपका नुकसान क्या है? ये अगला सवाल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, उसका भी जवाब है, चिंता नहीं करिए, उसका भी जवाब है कि प्लान और नॉन प्लान कर देने से दिक्कत क्या आती है कि एक बार कोई चीज, वही उसी का एग्जांपल लीजिए, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 ऐसे करते हुए चला आ रहा है, ठीक है? एक बार क्योंकि ये प्लान एक्सपेंडिचर के रूप में कैटेगराइज हो चुका है, इसलिए आगे चलकर भी इसकी महत्ता बाकी तरह के नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स की तुलना में ज्यादा रहती है अननेसेसरीली। चाहे पुराना डिसीजन गलत ही रहा हो, या गलत नहीं कहिए तो उतना जरूरी नहीं रहा हो, तब भी क्योंकि ये कभी का प्लान एक्सपेंडिचर था, इसलिए आगे भी इसको इसका हिस्सा फर्जी, इसका हिस्सा जाता रहेगा। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई इसका एक बार रिव्यू किया जाए, इस पे हम पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, इसके बजाय दूसरा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, जिसे कहते हैं अनड्यू सैंक्टिटी, इसको एक अनड्यू सैंक्टिटी मिल जाती थी अगर वो प्लान एक्सपेंडिचर के रूप में कोई चीज क्लासिफाई हो जाए, तो फिर वो चलता ही जाता था, कोई पूछने वाला नहीं। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ठीक है, तो अभी तक, अभी इसको छोड़ दूंगा मैं, नहीं तो आप बहुत ज्यादा हो जाएगा। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो जान लीजिए। गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए कि नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक उसके इंप्लीकेशंस क्या होंगे, 3-4 ये पढ़ लिए। फिर गवर्नमेंट को अगर एक्सपेंडिचर करना ही है तो कैसा होना चाहिए एक्सपेंडिचर, इसके तहत हमने पढ़ा कि पहले तो ये तय करना चाहिए कि हम खुद अपने हाथ में लेके टैक्स एक्सपेंडिचर करें या किसी से करवा दें बेनिफिट वगैरह देके। दूसरा ये कि कैपिटल और रेवेन्यू का डिस्टिंक्शन होना चाहिए। और तीसरा ये कि प्लान और नॉन प्लान का जो डिस्टिंक्शन है, क्या ये वाकई इतना जरूरी है या इसे छोड़ दिया जाए। ये तीसरा पॉइंट अब तो आप जानते ही हैं कि अब तो इसका कोई महत्व रह नहीं गया, ये तो अब अप्रासंगिक हो चुका है। अब आप इस चीज को समझते हैं। तो अभी हमने कितने हेडिंग्स पढ़े पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट पे? कितनी हेडिंग्स पढ़े? 1, 2 एंड 3। चौथा और पांचवा कल पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के एकदम मास्टर हो जाइए, क्योंकि इस पे कहीं ना कहीं घूम घुमा के सवाल आता है, कहीं ना कहीं आ जाएगा आपको सवाल में, चाहे मेंस में चाहे इंटरव्यू में पूछा जरूर जाएगा कि हाँ भाई जरा सलाह दीजिए भाई कि कैसे एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। अब आपके पास मसाला है, आप जम के इस पे बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइज करके अच्छे से बात कर सकते हैं। ओके, तो ये फिर बाकी का हम कल करेंगे, डोंट वरी। ऑल राइट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।